खैबर पख्तूनख्वा में इस साल सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और यही वजह है कि मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बहुत सारे इमदादी कैंप लगा रखे हैं। गली मोहल्लों में, सड़कों पर लोग इमदाद जमा कर रहे हैं ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीरबाला के मकाम पर, जो कि पेशावर का नवाही इलाका है। यहाँ पर भी एक रज़ाकार ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कैंप लगाया था और कोशिश की जा रही थी कि जितनी भी इमदाद मिल सके तो वो सैलाब मुतासरीन को पहुँचाई जा सके। ताहम इसके बरक्स दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर आए और फरहान नामी जो रज़ाकार था, जो यहाँ पर इतने दिन से चंदा जमा कर रहा था सैलाब मुतासरीन के लिए ताकि उनकी मदद की जा सके, इंसानियत की खिदमत की जा सके, नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने आकर उस पर फायरिंग की। यही नहीं, उसके साथ जो और साथी थे उनको भी ज़ख्मी किया। ताहम फरहान जो रज़ाकार था और चाहता था कि सैलाब मुतासरीन की मदद करे, उसको मौत के घाट उतार दिया। पीरबाला के रिहायशी फरहान, जो कि 30 साल उनकी उम्र थी, उनको इमदादी कैंप लगाने और वहाँ पर वो इमदादी सामान जमा कर रहे थे मुतासरीन सैलाब के लिए। वहाँ पर नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं, फायरिंग करते हैं, जिससे उनके साथी भी ज़ख्मी होते हैं, जबकि फ़रहान जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़रहान के वालिद, जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा कर्ब में मुब्तला हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसा गम मिला है जवान औलाद की अचानक मौत का। उनसे भी हम बात करेंगे, उनके जो भाई हैं उनसे भी मालूम करेंगे कि आया फ़रहान या आप लोगों की किसी के साथ फ़रहान की आपस में ख़ानदानी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। तो हम बात करेंगे फ़रहान के वालिद से। पहले ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि फ़रहान को गोली लगी है, किसी ने मारा है? जी मेहरबानी, आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारा पूछा हाल। ये शाम का टाइम था, तो 9 बजे हमें जवाब मौसूल हुआ कि अभी आपका बेटा ज़ख्मी हुआ है, ये चौक में, आप आ जाए। हम इसके पीछे चला गया हॉस्पिटल गया, लेकिन वो मेरा ख्याल इधर या रास्ते में जन बहक हो गया था। तो फिर मैं गया उधर से मालूम करके कि वो, तो फिर मैं वो भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। हम घर आया वापस, इधर थोड़ा इधर उधर करना था। तो मेरे से किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना किसी के साथ दुश्मनी किया। ये मैं अफरीदी कबीले से हूँ, लेकिन इधर मैं आबाद हूँ 1990 से। इस गांव में सबसे पूछ भी सकते हो किसी का। फरहान एक रज़ाकार था, वो तो इंसानियत की खिदमत करता था। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा धचका नहीं है कि एक ऐसे बंदे के जिसका कोई नाकसूर था, इंसानियत का वो हमदर्द था, तो उसको कोई इस तरह कत्ल कर देता है? धचका तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ा धचका है। वो बदकिस्मत बाप होते हैं कि जवान बेटे का जनाजा उठाते हैं। इसी हाल में तो माँ बाप का जनाजा उठाते हैं जवान औलाद। हमने बच्चों का जनाजा उठाया। इस चीज़ को उन्हें बहुत तकलीफ़ दिया, क्योंकि उसका हमने दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ जंग लफड़ा नहीं है। तो इससे मालूम आई है कि हमारा साथ तो ज़्यादती हुआ ना। तो ये अभी इंशाल्लाह इधर इदारे भी मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रियासत है। इंशाल्लाह इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो अपना तफ्तीश करे और मुलज़िम को देखे, मुजरिम को देखे, कौन सा मुजरिम है हमारा, क्यों ऐसा किया। हम मकतूल फ़रहान के भाई से मालूम करेंगे और पूछेंगे कि फ़रहान किस तबीयत का बंदा था और आया जो अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या उनके साथ ताउन हो रहा है। ये बताइएगा कि आपका भाई जो था, जवान भाई आपका गया, उसके बच्चे कितने थे और ख़ानदान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई के 3 बच्चे थे, 2 बेटे हैं, एक 2 महीने की बेटी है। और दोस्त अहबाब उसका माशाल्लाह बहुत थे, क्योंकि हमेशा से ही यही रज़ाकार में घूम रहे थे बग़ैर किसी ज़ाती लालच के। 1 रुपये की लालच उसको नहीं थी, लेकिन खुदाई खिदमतगार थे। बाकी जिसने किया है उसने जुल्म किया है। ये एक हमको तसल्ली है कि भाई मरा है, शहीद मरा है, किसी की मदद करने के लिए निकला था, उस रास्ते में मरा है। जान तो वैसी भी जानी है, जिधर भी हो वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन अच्छी जगह में गया है तो इस एक चीज़ का हमको फ़ख्र है। और दूसरा ये कि मैं अक्सर इधर होता भी नहीं हूँ, मुल्क से बाहर रहता हूँ। हमने कानून और देखे हैं और मुल्कों के भी। इधर का थोड़ा निज़ाम सुस्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम इसी जो साहब से मिले, उन्हीं तफ्तीश के सिलसिले में अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। बाकी पार्टी की सतह पे वो लोग एहतजाज करेंगे। क्या ये जुल्म नहीं है कि एक इंसानियत की खिदमत करने वाले को इस तरह
बेकसूर उसको मार दिया जाता है? आपको हमसे ज़्यादा इल्म है, क्योंकि मीडिया वाले जिधर भी होते हैं ऐसे वाक़यात उधर सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं। हमारी स्पेशल ये KPK में जो आजकल के हालात है, इसमें किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी गुनाह क्या है और जिसने मारा है उसने क्यों मारा है। अच्छा, कुछ आइडिया है जो उसके साथ थे, फरहान के साथ, तो क्या इनसे रकम छीनी गई है, इमदादी सामान भी छीना गया है, मोबाइल? नहीं जी, ऐसा कोई वाक़या नहीं है। उसके साथ 3 बंदे और भी ज़ख्मी हैं। हम इधर आने से पहले उन्हीं लोगों की इयादत के लिए गए थे। अल्लाह उनको सेहत कामिला दे। और रकम शकम कुछ भी नहीं छीना है, बस सीधा आके ये 780 में आता है, दहशतगर्दी है जी, सीधा फायर करके निकल गए। बाकी अभी तफ्तीश जारी है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए इमदादी कैंप पर फायरिंग के नतीजे में मकतूल जो फरहान है, उस केस के हवाले से जितनी मालूमात है वो हम लेंगे मुतल्लिका थाने से और मालूम करेंगे कि आया पुलिस ने अब तक क्या किया है और पुलिस को जब इत्तला मिली तो क्या था, ये वाक़या भी हमें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पुलिस ने अब तक क्या काम किया है, इस पर क्या कार्रवाई की है और पेशरफ्त किया है। सर, ये वाक़या है क्या? इस तरह हुआ है कि चंद दिन पहले पीरबाला चौक में इसी तरह कैंप लगाया था सैलाब ज़दगान के लिए, और उस पर कुछ मोटरसाइकिल सवार आए, उसमें फायर किए, इसमें 2 बंदे ज़ख्मी हुए, एक की मौत हुई। तो पुलिस अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ फेलू पर लगे, कैमरों में भी काम कर रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे और जो मुल्ज़िमान हैं वो अपने कैब करदार को पहुँच जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमदादी कैंप लगाया था फरहान ने, मकतूल ने अपनी तरफ से इंसानियत की खिदमत की थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून के अंदर रह के करनी चाहिए। मुख्तलिफ़ जगहों पे गली कूचों में इमदादी कैंप लगाए गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इंतज़ामिया के इल्म में हो कि कहाँ कहाँ कैंप लगाए गए। एक मुनज़्ज़म तरीके से इमदाद लेनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात भी ना हो, क्योंकि पुलिस को भी इल्म नहीं था मुतल्लिका। बिल्कुल सर, बस इस तरह आपकी बात सही है। जो इन लोगों ने गली कूचों में लगाए थे, इनको चाहिए कि इंतज़ामिया से रब्ता करे और बाकायदा तौर पर एक ऐसी जगह पर जिनको सिक्योरिटी मुयसर हो सके तो कैंप लगानी चाहिए जी। तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पुलिस कब तक गिरफ़्तार कर लेगी मुल्ज़िमान को? इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द। तो हमारे मुख्तलिफ़ फेलू से में तफ्तीश शुरू है अभी, और जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लेंगे। सर, दफ़ात कौन सी लगी है? तो इस पर 302 दफ़ात लगे, 324 लगे इसे। ये दहशतगर्दी की बिल्कुल, हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हमेशा से ही दहशतगर्दी के लिए उसकी जो जंग है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, उसमें उसकी कारकर्दगी हमेशा से ही बेहतरीन रही है। बहुत सारे हमारे पुलिस के जो जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने ख़ानदानों को इसी तरह सुगवार छोड़कर सिर्फ मुल्क कौम की खातिर अपनी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। ताहम इस वक्त जो मकतूल फरहान का केस है उसमें भी मुतल्लिका जो थाना है कि पुलिस काम का यही कहना है कि हमारी जो तफ्तीश है, जो तहकीकात हैं वो जल्द मुकम्मल भी की जाएंगी। जो जदीद खतूत पर जो तहकीकात की जा रही हैं जल्द मुल्ज़िमान तक भी पहुंचा जाएगा। ताहम पुलिस का यही कहना है कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुतासरीन के लिए पुलिस की भी मदद ली गई है, तो जो सैलाब के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदादी कैंप लगाए जा रहे हैं तो वो कम अज़ कम इतने जो लगाने वाले हैं उनको चाहिए कि वो ज़िले इंतज़ामिया को भी और मुतल्लिका थानों को भी आगाह करके उनसे इजाज़त लेके NOC लेके इस तरह के कैंप लगाएं ताकि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। और यही एक अलमिया है कि जो पीरबाला के मकाम पर जो सैलाब ज़दगान के लिए उनकी इमदाद के लिए जो कैंप लगाया गया था वो बग़ैर NOC के लिए था, वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस नहीं पहुँच सकी थी। अगर यहाँ पर जिन्होंने सिक्योरिटी के अगर इंतज़ामात के हवाले से अगर पुलिस से रब्ता किया होता या उनसे सिक्योरिटी मांगी होती तो ये नाखुशगवार वाक़या पेश ना आता। ताहम इससे बढ़कर ये कि मकतूल फरहान के इस सानहे के बाद खैबर पख्तूनख्वा समेत जो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो अज़ला हैं उसमें अब सैलाब ज़दगान की जो इमदाद के लिए जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं उनके लिए NOC को लाजमी करार दे दिया गया है।
थरपारकर में गैर कानूनी तौर पर सूद की लेन देन का जो कारोबार है वो वैसे तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, मगर कुछ सालों से इस कारोबार करने वालों और सूद पर पैसे देने और लेन देन करने वालों के दरमियान काफ़ी मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह ख़ास तौर पर जो तलाई ज़ेवरात हैं जो कि सूद पे रखे जाते हैं, जिन पर पैसे उठाए जाते हैं, उनका है। क्योंकि वक्त बढ़ने के साथ साथ ही और उनकी जैसे जैसे कीमत में इजाफा हो गया है तो उनकी वापसी के मसाइल सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से थरपारकर पुलिस और समाजी तंजीम की जानिब से एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें थर भर की इलाकों से, थर की 7 तहसीलों से ऐसे अफराद जो जिनकी शिकायत मकामी पुलिस स्टेशन पर दर्ज थी और उनके अलावा भी लोगों को यहाँ पर जमा किया गया है। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन अफराद से और उसी के साथ ही हम बात करेंगे पुलिस गैर कानूनी सूद का जो कारोबार है उसको रोकने के हवाले से और कारोबार करने वालों की हौसला शिकनी करने के हवाले से क्या इक़दाम उठा रही है और क्या पेशरफ्त सामने आई है। मैं मसला यह लेकर आया हूँ यहाँ पर जो मिठी शहर में जी, मेरी मजबूरी थी, मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं थी और इसकी वजह से मैंने 2,60,000 रुपये उठाए थे। और क्या रखा था उनके पास? उसके पास गोल्ड रखा था, एक हमारी वाइफ की कंठी थी और 2 अंगूठी थी और 3 टिक्के थे और 2 मर्दानी मुंडी थी। वज़न 6-7 तोला होगा कम से कम। किस साल में रखे? 2024 में रखे थे और अभी भी उसको मैंने पैसे भी दिए और सूद के साथ मैंने पैसे दिए। वो कह रहा है कि मेरे आपको दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दे रहा है। मैं पुलिस के पास गया था और एप्लीकेशन भी दी और एप्लीकेशन भी मैंने फॉरवर्ड की और उन्होंने रिसीट भी की और ये मेरे साथ है, ये रिसीट मैंने करवाई है। लेकिन तो वो रिसीट करवाई है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? और रिसीट करवाने के बाद वो कह रहा है कि मैंने 50,000 रुपये दिया है पुलिस को, वो कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे गिरफ्तार भी नहीं कर पाएगी। तो मैं एसपी साहब को भी ये कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये मसला जल्दी हल करें। आप अगर पुलिस मुकदमा दर्ज करे, आप मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बेशक तैयार है हम। बताएं आपका क्या है? मैंने भी मेडिकल इमरजेंसी में 4 रिंग्स दिए थे, तो इसको जब मैं इसका हिसाब देने मेरे पास जब पैसे हुए थे, मैं तो लोकल शहरी हैं, हम तो कारोबारी हैं, मैं उसको पैसे देने गया, वो ब्याज जो सूद होता है ना उसका हिसाब भी कुछ उल्टा सीधा कर रखा था। मतलब आपने कितने पैसे उठाए, अब कितने मांग रहा है? सर मैंने एक 180 उठाए थे, अभी वो 4-5 लाख मांग रहा है, मगर उसका हिसाब से बनता है 280 बनता है। फिर अच्छा, आप सूद का जो लेन देन है बेशक गैर कानूनी है, वो आप देने को तैयार हैं? जी हाँ, वो भी मैं देने को तैयार हूँ, मगर वो मेरे मटेरियल है जो गोल्ड है, 4 रिंग्स है मेरी, उसका वज़न अभी भी 2.5-3 तोला होगा। तो अभी उसकी मालियत कितनी जाके बनी? मालियत उसकी 7-8 लाख रुपए होगी, 7-8 लाख रुपए होगी। आपने पुलिस को कंप्लेन की है? जी हाँ, मैंने पुलिस को कंप्लेन भी की थी, एसपी साहब को एप्लीकेशन भी दी थी, जिस पे डीएसपी साहब ने एफआईआर का ऑर्डर भी जारी किया था, मगर वो एफआईआर वगैरह नहीं हुई। फिर से बस हम अपने काम में बिज़ी हो गए, बस वो अब हमारा जो गोल्ड है वो हड़प करने के चक्कर में है, जो सूद वाला। सूद की लेन देन का जो मामला है वो इस हद तक गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है कि यूँ एक चेन बनी हुई है, जिस तरह हमें बताया गया है या जो लोगों से बात हुई है। 2% से ये कहानी शुरू होती है और जाके 6, 7, 8, 10% पर माहाना जो सूद का कारोबार है उसकी चार्जिंग चलती है। गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इंसानी हुकूक के काम करने वाले इदारों की जानिब से जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीकात की गई, इन वाक़ियों को रिपोर्ट किया गया, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई और वो अपने जब मसाइल लेकर सामने आए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट काशिफ। ये सूद के हवाले से जो मामला हैं उनको समाजी अपने फोरम से उठा रहे हैं और पुलिस के साथ मिलकर इन मसाइल के कानूनी पहलुओं और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उन पर बात करके अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम काशिफ से जानेंगे अभी तक जो फाइंडिंग्स है वो क्या सामने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, शुक्रिया गनी साहब। बात यह है कि बेसिकली सूद का कारोबार आज नहीं सालों से चल रहा है, लेकिन अभी जो हो रही है एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, सूद के कानून की वायलेशन हो रही है और कानून के हद के दायरे में रह के अगर बैंकिंग सिस्टम में इवन इंटरनेशनल तौर पे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, दुनिया भर से कर्जा होता है, न सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ जो यहाँ के मिडिल मैन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं
और थरपारकर के ख़ास तौर पे, और पूरी सिंध में सूद का बिजनेस है, लेकिन थरपारकर में गांव में जो लोग हैं और लोगों से जो एक्टिव लोग हैं वो मिस्कीन गरीब लोगों को जो न आगे लेके सूद लेके और उनको फंसा देते हैं। अच्छा, ये मसाइल लोगों से हमने जाने, आप ये बताइएगा कि कानूनी पहलुओं से आप कुछ समझाएं हमारे नाजरीन को कि अगर किसी बंदे को शिकायत है और उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है तो इस वक्त क्या प्रैक्टिस चल रही है, वो किस तरह से पुलिस को अप्रोच करे? देखो, पहले तो बात ये थी कि जब ये इशू सामने आया, लोग सामने आए, लोगों को डर ख़त्म हुआ कि भाई इसकी बात करनी चाहिए, तो उसके बाद ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में मैं भी था, और वो हमने थरपारकर की पूरी जो है वो रिसर्च की और चारों तालुकों में हम गए। अच्छा, ये कमेटी कब बनी थी और कब आपने? ये आज से 2 साल पहले बनी थी और पिछली गवर्नमेंट में, और जिसमें तो हम 3 बंदे थे और अयूब खोसो साहब में और एक फ़ीमेल खातून, और हमने चारों तालुकों में जाके लोगों से मिल के, हम सूद लेने वालों से भी मिले और जो सूद देते हैं उनसे भी मिले, पुलिस से भी मिले, सहाफ़ियों से मिले, वकला से मिले, सबसे मिले। हमने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट हमने सिंध गवर्नमेंट के पास सबमिट की थ्रू ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक आप उनकी चीज़ा चीज़ें हैं, मैं उस रिपोर्ट में हमने जो चीज़ें सामने आई वो आई कि मिडिल मैन का एक पूरा ग्रुप है, वो उनको एक्सप्लॉइट करता है। उसके बाद कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जो लोग देखे हैं माने, और रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। और इसीलिए हमने सिंध गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आप जो है इनके लिए स्पेसिफिक लॉ स्पेशली लिए बनाया जाए। तो उन्होंने फिर एक्ट बनाया 2023 का कि भाई प्राइवेट ख़ास तौर पे मनी लैंडरिंग होती है उसको कैसे कंट्रोल की जाए। और प्राइवेट मनी लैंडरिंग का मकसद यह है कि लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और वो गोल्ड रख के जाते हैं। आज भी आपने देखा 60-70% गोल्ड गया है, 5 तोला, 10 तोला, 20 तोले, 50 तोले। अब ये जो इतने मुश्किल हालात में, ज़ाहिर है लोग मुश्किल हालात में उठाते हैं तो बीमारी होती है तो उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट अमल दरामद हो रहा है जो। अच्छा, अब हमारा जो कानून है वो उस कानून के तहत FIRs भी हुई हैं, और लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस कंप्लेंट सेल थरपारकर में। SSP थरपारकर की जानिब से इस कंप्लेंट सेल में इस तरह की जो शिकायत हैं, जो सूद की लेन देन के मसाइल हैं, उनको सुनने के लिए और हल करने के लिए सेल कायम किया गया है। और मेरे साथ मौजूद हैं कंप्लेंट सेल के इंचार्ज राना राठौर। उनसे मालूम करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर कंप्लेंट्स आती हैं और क्या तरीक़ेकार होता है कंप्लेंट दर्ज करने का, और लोगों की क्या मदद की जाती है। अर्ज़ ये है कि जो भी इधर हमारे पास कंप्लेंट सेल के जो एप्लीकेशन लेकर आते हैं तो सादा सा एक पेपर हो, कोई मसला नहीं है, वो हम देखते हैं कि हमारी जो हमारे अफसर हैं SSP साहब की पॉलिसी है उस हिसाब से पहले उनको हम कॉल करते हैं, नहीं तो हम SHO को मतलब बाकायदा फॉरवर्ड करते हैं कि भाई इनका मसला हल करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एप्लीकेशन जो हम देते हैं ना वो SHO के पास जाते भी नहीं, वो फिर चले जाते हैं अपने गाँव वडेरों के पास, फिर उधर मसला नहीं हल होता तो फिर शिकायत करते हैं। लेकिन लोगों की शिकायत अपनी जगह है कि उनकी जो कंप्लेंट्स है उन पे अमल दरामद कम हो पाता है। तो हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार। अनिल कुमार, ये आप बताइएगा कि जो कंप्लेंट्स है उन पे किस तरह से फास्टली अमल हो ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। सूद के खिलाफ जो कंप्लेंट आती है ज़्यादातर वो बंदे जो अभी रिसेंट नहीं रखा हुआ गोल्ड, कोई किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गया, लेकिन उनके पास कोई भी एविडेंस हो ना वो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। उसी हिसाब से हमें कुछ दुश्वारी पेश आती है इंक्वायरी के दौरान। अच्छा, जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया वो किन बेसिस पे लिया, किस तरह से उन तक पहुँचे? वो इंक्वायरी की गई उनकी प्रॉपर इंक्वायरी के बाद उनके खिलाफ जो सबूत मिले थे हमें उस आधार पर हमने लीगल एक्शन लिया हुआ है। अच्छा, तो उसमें कौन से तलाई जेवरात के मसाइल थे, कैश रकूम के थे, दीगर असेट्स के थे? ना जेवरात के थे, ज़्यादातर यहाँ पे जो है जेवरात के इशू होते हैं। अच्छा, तो इस वक्त ज़्यादा इश्यूज़ सामने आए हैं, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, तो इसका क्या सबब हो सकता है? ज़्यादा अभी जो खुली कचहरी हुई थी उस हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो तकरीबन इस साल 21 कंप्लेंट हमें जो सूद की रिसीव हुई थी, उसमें तक 7 कंप्लेंट जो है हमने उसको इधर ही जो कंप्लेंट सेल के अंदर जो रिट्रेस किया, उन दोनों फरीकन जो थे उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने जो है विड्रा हो गए कंप्लेंट के ऊपर, उनके जो जेवरात थे उन्होंने वापस कर दिए, वो उनके अपनी मर्ज़ी पे। बाकी एक पे हमने लीगल एक्शन लिया हुआ है जो अभी रिसेंट मिट्टी थाने पे FIR हुई है,
बाकी 5 इंक्वायरी जो अभी अंडर प्रोसेस चल रही है। कंप्लेंट सेल के अफसरान से हमारी बात हुई। इनका कहना है कि चूँकि जो सूद का कारोबार है वो गैर कानूनी तौर है, जिसके अंदर पेचीदगियाँ मौजूद हैं, लेकिन पुलिस के कंप्लेंट सेल से लोग रब्ता करें और उनकी दरख्वास्तों की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके उनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे।